हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये चैप्टर आपका पहला चैप्टर का लेक्चर है। चौथा लेक्चर है, भाग 4 है आपका। क्लास का चौथा भाग है। इसमें हम लोग अभी तक जो देख चुके हैं, हम लोगों ने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। उसका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो पे बताया था। तो आज हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ये डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें। वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलते हैं आप हम लोग टॉपिक की ओर, क्वेश्चन की ओर, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जिस तरीके से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है, मैंने सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट करके रखा है। यही क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पेपर में आता है, तो मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में अनुप्रस्थ नाम भी दे सकता है आपका, ये भी ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ भी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए, मतलब आपको फॉर्मूला प्राप्त करना है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण समद्विभाजक लंब अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। अब देखिए, समद्विभाजक और लंब अक्ष का मतलब ये है कि जो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव को दो समान भागों में डिवाइड करता है, उसके लंब अक्ष पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। ये आप लोग सेंस समझ गए होंगे। तो ये आपका इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी आपको यही डेरिवेशन प्रूव करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ एक 3 पॉइंट आपको बताता हूँ जिससे आप लोगों के डेरिवेशन करने में आपको आसानी होगी और आप बोर्ड पेपर में टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। टाइम भी आप लोग मैनेज, और वो बात है आप लोगों की कि आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करते समय जो व्यंजक आपको प्राप्त करना है, जो फॉर्मूला आपको प्राप्त करना है, वो फॉर्मूला आपको पहले से, फाइनल फॉर्मूला आप लोगों को सूत्र वो पहले से याद होना चाहिए। ठीक है, पहले से याद होना चाहिए। जैसे कि हमको यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो ई का मान प्रूफ करना है। ई बराबर जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन यहाँ पर आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब, ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ होके आएगा। इसको याद होना चाहिए। जैसे कोई भी आप डेरिवेशन प्रूफ कर रहे हैं तो उस डेरिवेशन का जो फाइनल फॉर्मूला है वो आपको याद होना ही चाहिए। अगर याद है वो, तो आप डेरिवेशन मान चलिए कि आप सही करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपको याद करने में भी आसानी होगी और कर भी सही समय पे आप कर भी पाओगे आराम से। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है, डेरिवेशन लिखने का तरीका आना चाहिए कि कॉपी में इधर उधर नहीं सब लिख देना है। ये मैथमेटिक्स के आपके सवाल नहीं है कि इधर उधर आप लिख दो, कहीं भी इधर खिंचा के लिख दो। तो लिखने का आपको बहुत एक सिस्टमैटिक ढंग आना चाहिए डेरिवेशन लिखने का। और दूसरा बात, वो सॉरी तीसरी बात ये कि डेरिवेशन आपका एक प्रकार से आपको रटा भी होना चाहिए। ठीक है, चित्र, आपको जो चित्र बनाते हो, चित्र को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, रटा होना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड बनेगी और आप टाइम भी आपको कम लगेगा। तो ये तीनों पॉइंट पर अगर आप वर्क करोगे तभी आप डेरिवेशन कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक शब्द यूज किया, रटा होना चाहिए। रटने का मतलब ये नहीं कि आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी ये रटेगा भी और इसके बाद आप इस पे स्पीड पर वर्क भी कर पाओगे, अन्यथा आपको टाइम लगेगा। तो चलिए, टाइम ना लगे इसलिए हम लोग अत्यधिक प्रैक्टिस करेंगे
और यहाँ पर आप लोगों को पूरे आपके डेरिवेशन, आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे जितने भी आपके डेरिवेशन हैं, सारे आपके डेरिवेशन कराए जाएंगे। ठीक है, वीडियो की 20-25 मिनट की लेंथ रहती है। 20-25 मिनट में आपको एक डेरिवेशन अगर क्लियर हो रहा है, आप उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शायद आपको डेरिवेशन तैयार हो जाएगा और आपके बोर्ड पेपर के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसका आंसर। आंसर आपका यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल लेनी है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये आपको हेडिंग डाल लेनी है। अब इसके बाद निरक्षीय स्थिति मतलब आपका यहाँ पर एक मैंने वैद्युत द्विध्रुव लिया हुआ है, जैसे कि चित्र में बी ए, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, बी पर आपका नेगेटिव चार्ज है, और इनका मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु, दोनों ये 2l लंबाई पर स्थित है। कितनी लंबाई पर? 2l लेंथ पर ये स्थित है, और इनका मध्य बिंदु आपका O है। ठीक है, और मध्य बिंदु से B तक की दूरी है आपकी L, और A तक की दूरी भी आपकी L है। ये डिवाइड कर दिया मैंने, इसीलिए 2l लिया गया था ताकि उसको आसानी से डिवाइड किया जा सके, कैलकुलेशन में हमको दिक्कत ना आए। तो अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये आपकी r दूरी है, स्मॉल O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको ये वाला चित्र बहुत समझना जरूरी है, दूसरा वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हमारी E1 होगी, और वो बिंदु P पर थीटा कोण बनाएगी। ठीक है, इसी को आप समझिए पहले। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E1 है, और बिंदु P पर वो थीटा कोण बनाएगी, इसीलिए E1 के दो घटक हो जाएंगे, एक आपका लंबवत घटक, ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव से लंबवत घटक E1 sin थीटा, ये आपका, और दूसरा घटक हो जाएगा उसी के समांतर बिंदु P पर E1 cos थीटा, जो कि आपका ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार माइनस Q के कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो E बराबर आपका हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और प्लस E2 cos थीटा आपका हो जाएगा नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें पहले E1 और E2 के मान निकालने हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अच्छा, एक चीज और हम लोग यहाँ पर करते चलते हैं, हम लोगों को बी से पी तक, या आप कह सकते हो ए से पी तक की डिस्टेंस मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये आपका आर पता है और एल पता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और हम लोग ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे दोनों का, जो कि आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अभी मत रूट रखिए, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ए पी इज इक्वल टू, ए पी इज इक्वल टू, देखिए ये यहाँ पर आप साइड में निकालिएगा, यहाँ पर मत लिखिएगा, आप चित्र के इसी साइड लिखिएगा, ए पी ए बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका ए पी की वैल्यू आ गई, और ए मतलब ए पी की वैल्यू और बी पी की वैल्यू आपको पता चल गई, वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका ये दोनों डिस्टेंस हो गई। ठीक है, क्योंकि आपको कौन से कोण पर, हमने कोण त्रिभुज जिसको हम लोग कहेंगे ए ओ पी, और त्रिभुज ए मतलब बी ओ पी में ये निकाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देखिए जो चित्र में हमने किया है,
उसको हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं पूरा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि माना माना आपका ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर है बी पर माइनस का, ए पर प्लस का, और कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, O ये है आपका, इससे r मीटर की दूरी लंबवत दूरी पर बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना आवेशों प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, और वो चित्र को देख के आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसा कि चित्र में आप अगर आपको ये फिगर याद हो गया तो आप इस लैंग्वेज को आसानी से फिगर से बना सकते हैं कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू का चार्ज है, बी सिरे पर माइनस क्यू का चार्ज है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की लंबवत दूरी भी आप कह सकते हो, निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P स्थित है और P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अतः यहां से लिखेंगे अब, अतः प्लस क्यू के कारण बिंदु P प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो कि आपका E1 है। E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर क्या होता है, आवेश Q से बिंदु तक की दूरी होती है। तो यहाँ पर आवेश Q से बिंदु तक की दूरी आपका क्या है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए √ हट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर √ लगा था और इसका होल स्क्वायर होता है इस तरीके से, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तो मैं हटा देता हूँ, ऐसा ही लिख देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग बात करें इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइटिंग थोड़ा गंदी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर यहाँ पर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर देखिए, जो चूंकि E1 और E2 के मान परस्पर बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर आई है, परंतु दिशाएं भिन्न हैं, अतः
दिशा क्या है, एक आपका क्या है, आपका P से दूर की ओर है और एक आपका बिंदु P से B की ओर है और एक आपका A से P से दूर, मतलब A से दूर की ओर है, P की ओर है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन आपका E1 का है, ये डायरेक्शन आपका E2 का है, यहाँ पर बिंदु P है और ये आपका यहाँ पर एंगल बनाएगा, इसीलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। E1 व E2 को AB के समांतर तथा लंबवत घटकों में विभाजित करने पर AB के लंब घटक, जैसा कि मैंने आपको बताया, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक घटक आपका यहाँ पर लंब, एक घटक ये आपका बटेगा इस तरीके से, जो कि ये आपका घटक होगा E1 sin थीटा और ये आपका घटक होगा E2 sin थीटा। ठीक है, ये दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब सॉरी लंबवत है लेकिन विपरीत है, बराबर है, इसलिए निरस्त हो जाएंगे। जबकि समांतर घटक वैद्युत द्विध्रुव के यहाँ पर होगा E बराबर, जो कि आपका E1 cos थीटा और प्लस आपका E2 cos थीटा, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी आपकी होगी E बराबर। ठीक है, तो E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः अब फाइनल आप देखिए यहाँ पर, फाइनल आपका, अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो कि आपको यहाँ पर चित्र में मैंने बता दिया कि ये यहाँ पर आपको ये जो डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन है, यहीं पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी निकालेगी, इनको जोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रख देंगे जो कि हम लोग ऊपर निकाल के आए हैं। तो E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका, E1 का मान क्या है आपका, E1 का मान है 1 अपॉन, E1 का मान आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉमन है दोनों में तो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा, अब देखिए कॉस थीटा बराबर उसी चित्र में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझिए, कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा आपका लंब है वहां पर L, ठीक, और कर्ण है आपका माना जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो कि आपका ये थीटा लेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये आपका यहाँ से थीटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा लेंगे, जो कि लंब आपका माना जाएगा ये और कर्ण माना जाएगा ये, और इसकी लेंथ आपको पता है कि मैंने यहाँ पर ये बना बताई है। ठीक है, अब ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये और ये आपका ये वाला पद, मतलब E1 और E2 का मान आपस में समान है, ये पूरे पद है तो ये जुड़ जाएंगे। तो आप इसको पूरा एक मान के चलिए, इसको पूरा एक मान के चलिए, जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर E बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2Q, जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान रख देंगे। कॉस थीटा का मान कितना है आपका, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले पद पे थोड़ा सा ध्यान फोकस करिएगा, गलती नहीं तो यहीं पर कैलकुलेशन में होगी। और ये पद याद रखिएगा कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आपको यहीं से निरक्षीय स्थिति में निकालना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं साइड में आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है। देखिए एक आपका ये है,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका 1 है, इसकी पावर आप 1 मान लीजिए, और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। दोनों देखिए समान है, तो जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे इसका और इसका, तो ये घातें जुड़ेंगी। तो देखिए इसमें घात है 1, तो 1 हो गया, प्लस इसमें घात आएगी 1/2, जिसको हम लोग रूट हटा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 2q इंटू एल, ये आपका एल इधर आ जाएगा, अपॉन, अब जो है क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगी। ठीक है, 3/2 हो जाएगी। अब आपको एक कंडीशन है यहाँ पर कि जो एल की वैल्यू है वो आर से क्या है, बहुत बहुत छोटी है। ठीक है, ये क्या है, यदि आपका जो एल है वो क्या हो, वो आर से बहुत छोटा हो, कम दूरी का हो, आर बहुत बड़ा है, इसीलिए एल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर आपका एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः आर जो है, आर एल से बहुत कम छोटी दूरी है, इसीलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर ये लिखेंगे आप। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2ql अपॉन आपका, अब जब आप एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो r⁴ और इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर क्या हो जाएगी आपके यहाँ 3 बचेगी। अब फाइनल जो आपका आ जाएगा फॉर्मूला वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये अब यहाँ पर एक चीज और परिवर्तन करिएगा कि P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव गुण 2q इंटू एल। यहाँ पर आपका इतने की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये आपका जो ऊपर है इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे P अपॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका r³ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई होके पावर का। तो ये आपका कौन फॉर्मूला प्रूफ हुआ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब P/Q, ये फाइनल आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे अगला आपका डेरिवेशन अगले वीडियो में कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो ये डेरिवेशन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।